Good morning, dear students. Today we will summarize a chapter power sharing, especially the subject series. But I would like to tell you about economics. पिछले 3 क्लास में इकोनॉमी से रिलेटेड एक चैप्टर जो डेवलपमेंट, हमने उसको 3-4 क्लास में समाप्त किया और बड़ी बारीकी से उस पर एक संक्षिप्त शॉर्ट नोट्स तैयार कर उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन भी हम उसमें डालकर सबमिट किए, जो संभवतः आप लोग उसको रिसीव कर लिए होंगे और अकॉर्डिंग टू नोट्स एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक आपको उसे पूरा करना पड़ेगा फेयर की कॉपी में। इसके अलावा और ज़्यादा अच्छा तब होगा जब आप पहले एक पैराग्राफ का स्टडी करें और उस पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उसको अंडरलाइन करें। अगर आप स्पेशली नोट बनाते हैं तो उस अंडरलाइन चीज को उस पर जरूर सबमिट करें। अगर आप क्वेश्चन आंसर मेथड से उस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसके लिए बेहतर यह होगा कि एक पैराग्राफ को अंडरस्टैंडिंग के बाद उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर खुद क्वेश्चन एनालाइज करें और उस पॉइंट से उसका आंसर भी तैयार करें। ऐसे करके यदि चैप्टर की समाप्ति होगी तो वह जो नोट्स होगा उसमें जो पुटअप किए जाएंगे क्वेश्चन, वह न केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा बल्कि एक लॉन्ग टाइम के लिए वह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल हम लोग सिविक्स की बात करें। सिविक्स में जो पावर शेयरिंग चैप्टर है इस पर हमने आज 3rd क्लास शुरू किया है, जो आज का क्लास समराइज क्लास होगा। इसके बारे में हम विस्तार से पिछले 2 क्लास में बता चुके हैं। इसमें पावर शेयरिंग के पहले एक वर्ड और जानना जरूरी है, वह है डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी के बारे में आप क्लास 7, 8, 9 में विस्तार से पढ़े हैं, लेकिन कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ भी देना जरूरी हम इसलिए समझते हैं क्योंकि जब भी पावर शेयरिंग की बात आती है तो वह दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग देखने को नहीं मिलता है। पावर शेयरिंग की बात केवल डेमोक्रेसी में ही दिखाई पड़ सकती है। अब डेमोक्रेसी एक ऐसे परिस्थिति में अपनाया गया जब सरकार के विभिन्न रूप देश की जनता के लिए सक्षम नहीं थी। वैसी परिस्थिति में यह एक काल्पनिक सरकार बनाने की बात सोची गई और इसी रूप में डेमोक्रेसी को अपनाया गया। अगर हम बात करें अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, अपना देश भारत, तो अंग्रेज 200 साल तक इंग्लैंड हमारे देश पर शासन किया और उसके जाते ही जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी अपनाई गई वह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें पार्लियामेंट को सुपीरियर माना गया। यहाँ हमने समराइज के दृष्टिकोण से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। द पावर इन ए डेमोक्रेसी इज शेयर्ड बाय लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। हमारे यहाँ यह हॉरिजॉन्टल पावर, इसका एक और नाम है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो हमारे यहाँ जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया, पावर का विकेंद्रीकरण किया गया, यह एक डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है और इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब हुआ कि यह स्लीपिंग वे में आगे बढ़ रहा है। लेजिस्लेचर के अंतर्गत जो भी संसद में जो हमारे प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आते हैं वह डायरेक्ट हमारा वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे लिए एक सूटेबल कानून बनाते हैं, देश को रनअप कराने के लिए एक सूटेबल कानून बनाते हैं। उसके बाद दूसरा सरकार का जो एक इम्पोर्टेंट हैंड है वह है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में बहुत
छोटे क्लास में जो पहले आप लोग इसको स्टडी किए होंगे तो उसमें यह समझे होंगे कि जो सरकारी बड़े अफसर होते हैं वह एग्जीक्यूटिव के तहत आते हैं, लेकिन अब आप यह जानें कि न केवल इसमें सरकारी अफसर आते हैं, गवर्नमेंट अफसर आते हैं, बल्कि इसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं यह भी इसके एक अभिन्न अंग है। एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स बोथ आर एक्टेड लाइक एग्जीक्यूटिव। इनका काम है कि जो कानून बन गया है उसको पालन कराना। ऐसे में अगर हम बात करते हैं जुडिशियरी की, तो जुडिशियरी एक स्वतंत्र इकाई है, एक फ्री यूनिट है, उस पर किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है। यद्यपि कि हम भली भांति यह बात जानते हैं कि जुडिशियरी के जज की नियुक्ति एग्जीक्यूटिव के द्वारा की जाती है, लेकिन जब जज की नियुक्ति हो जाती है और जज लेजिस्लेचर को भी देखता है और एग्जीक्यूटिव को भी देखता है, वह एग्जीक्यूटिव में फैलने वाली गड़बड़ी को ठीक करने का काम करता है और लेजिस्लेचर में भी अगर कहीं कोई कठिनाई है तो उसको भी ठीक करने का काम करता है। मतलब यह हो गया कि यहाँ एक न्यू वर्ड इसके लिए हम दे सकते हैं, बैलेंस, चेक एंड बैलेंस। चेक और बैलेंस के अंतर्गत जो यूनिट जुडिशियरी के गठन के लिए उसके जज की नियुक्ति करता है, वही जज लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कार्यों की समीक्षा करता है। तो यहाँ पर यह चेक एंड बैलेंस नियम काम कर गया। तो यहाँ हमने यह देखा कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के तहत पावर का जो बंटवारा हुआ है वह राष्ट्र हित में हुआ है, सभी एक दूसरे के अंडर में काम कर रहे हैं, इसलिए कहीं से कोई गड़बड़ी पैदा नहीं होगी और देश स्विफ्टली स्मूथली आगे रन करेगा। सेकेंड टॉपिक, Belgium is a small federal state in Western Europe having complex ethnic composition। यहाँ पर एक फेडरल वर्ड आया है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फेडरल इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा वह चैप्टर होगा फेडरलिज्म और उसके पहले ही यह वर्ड आ गया है फेडरल। तो यहाँ फेडरल को स्पष्ट करना जरूरी है। एक ऐसा देश जहाँ के पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है और उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट जो प्रांतीय समस्याओं को सुनने, देखने और उसका निराकरण करने का काम करता है, ये दोनों मिलाकर फेडरल गवर्नमेंट कहलाता है। अगर केवल प्रांतीय सरकार हो तो वह भी फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, केवल यूनियन गवर्नमेंट हो तो वह भी फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ये सभी एक साथ मिलकर यदि देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो इस तरह की सरकार को फेडरल गवर्नमेंट का कहा जाता है। अब बेल्जियम की चर्चा आई है। एक ऐसा समय जब दुनिया के बहुत सारे देश डेमोक्रेसी अपनाने के लिए आगे बढ़े थे। बेल्जियम की स्थिति बहुत जीर्ण शीर्ण थी, जो हम अपने पिछले के क्लास में बता चुके हैं। तो बेल्जियम की इच्छा शक्ति, डिजायर इतना मजबूत था कि वहां इसका परवाह किए हुए कि उस देश में मेजॉरिटी कितने हैं, माइनॉरिटी की संख्या क्या है, कौन लोग क्या भाषा बोलते हैं, क्योंकि वहां पर माइनॉरिटी के लोगों के पास कैपेसिटी ज्यादा थी, वे लोग वेल्दी पीपल थे, और जो मेजॉरिटी पीपल थे फ्रेंच, उनकी संख्या अधिक थी, लेकिन वे लोग कमजोर थे, गरीब थे। तो यहाँ पर उनकी भी व्यवस्था की गई, उनको भी छूट दिया गया। देश लेवल पर जो सरकार बनी, जो ब्रुसेल्स जिसको हम लोग कहते हैं उसकी राजधानी है, वहां पर सेंटर में जो सरकार बनी उसमें बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया, माइनॉरिटी का भी और मेजॉरिटी का भी। उसके अलावा जो स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट बनी, वहां पर जिसकी जितनी संख्या थी उस आधार पर गवर्नमेंट बनी, और एक तीसरे तरह की भी वहां सरकार बनाने की व्यवस्था की गई। वह सरकार थी कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट। अब इस कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट में यह देखा गया कि
स्थानीय स्तर पर जो भी सरकार रन कर रही है वह अपने लोगों को एजुकेशन, हेल्थ के क्षेत्र में डेवलप कराए। वहां 100% डेमोक्रेसी सफल होता गया। जबकि उसी जगह अगर हम बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका में डिजायर की कमी थी, इच्छा शक्ति की कमी थी, वोट की राजनीति थी, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का बोलबाला ज्यादा था, इसलिए मैजिटेरियन को अधिक से अधिक सुविधा दी गई, एजुकेशन के बेहतर मौके दिए गए, जॉब दिया गया, उनकी भाषा के विकास के लिए अनेक तरह के वर्क किए गए। जबकि वहां माइनॉरिटी ग्रुप के लोग थे, उनको किसी तरह की भी फैसिलिटी नहीं दी गई। इसका सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि वहां पर LTTE का गठन हो गया। LTTE एक टेररिस्ट संगठन बन गया और सरकार के खिलाफ बराबर वह वहां पर अशांति फैलाता रहा। इसमें भारत को न जाने कितनी बार मध्यस्थता करनी पड़ी, अपनी सेना भेजनी पड़ी और किसी भी प्रकार से वहां शांति बहाल करने में श्रीलंका सरकार की भारत सरकार ने मदद की। तो यहाँ पर यह मदद करने की जरूरत नहीं थी। यदि श्रीलंका सरकार में कैपेबिलिटी होती तो वह खुद इसको मैनेज कर सकता था बेल्जियम की तरह। आज हम बात करें अपने देश भारत की, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा भारत है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, केंद्र की सरकार है, त्रिस्तरीय गवर्नमेंट यहाँ रन कर रही है। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर से बात करने की कोशिश किया है, सबके सुझाव पर विचार कर रहे हैं। और कुछ ऐसे स्टेट जो सीधा सीधा आरोप लगा दिया केंद्र सरकार पर कि जो लॉकडाउन हुआ है, जो व्यवस्था दी जा रही है वो व्यवस्था एनफ नहीं है, हमारे यहाँ वो व्यवस्था काफी देर से पहुंची है, लॉकडाउन को और बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसे 5-6 स्टेट बोल चुके हैं। अब यहाँ इसका मतलब नहीं है कि वह अपना सुझाव दे सकते हैं, वह अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जो केंद्र की सरकार होती है उसकी नजर सभी जगह बराबर होती है। वह भली भांति जानती है कि कौन सी सरकार इसमें एक्टिव है और कौन सी सरकार इसको डिनाई कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल बना रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस कोरोना जैसी महामारी को खत्म करने के लिए जो अपना हथकंडा अपनाई है, इसमें किस किस राज्य के चीफ मिनिस्टर कितनी भूमिका निभा रहे हैं, इस पर पूरा फोकस सेंट्रल गवर्नमेंट का है। दूसरा और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, 370 जब हटाया गया कश्मीर से, उस समय भी बहुत सारी बातें सामने आकर के छन कर आई, क्योंकि हमारा देश दुनिया का एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां सभी लोगों को अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है। लेकिन ऐसा भी ओपिनियन न रखा जाए जो हमारे देश हित के लिए हानिकारक हो। लेकिन इसकी परवाह न करते हुए जो बड़े बड़े नेशनल राजनीतिक पार्टियां थी वह भी फिसल गई और उनके ऐसे स्टेटमेंट आने लगे जो हमारे राष्ट्र हित के लिए कदापि उचित नहीं था। तो यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि एक डेमोक्रेसी सफल हो, इसके लिए जनता का प्रबुद्ध होना, जनता का एडुकेटेड होना, जनता का देश दुनिया की खबर से वाकिफ रहना, यह सारी बातें जरूरी है। अगर ये सारी बातें होती है तो एक सफल डेमोक्रेसी किसी भी देश में स्थापित हो सकती है, नहीं तो केवल यह कल्पना रह जाएगी और डेमोक्रेसी वहां कदापि स्थापित नहीं हो पाएगा। अब हम थर्ड पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं। The minority French-speaking community was relatively rich and powerful, while the Dutch-speaking community got the benefit of the development and education much later. The minority French-speaking community, अब बेल्जियम में जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग थे वे लोग वेल्दी पीपल थे और जो मेजॉरिटी ग्रुप के लोग थे वे पुअर थे, इसलिए उनको वहाँ यह बेनिफिट कम मिला और जो माइनॉरिटी के लोग थे बेल्जियम में उनको यह बेनिफिट ज्यादा मिला। लेकिन फाइनली हम यह कह सकते हैं कि कम हो या ज्यादा हो, लेकिन जो वहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई वह सबों को ऊपर उठाने में बहुत हद तक सहायता प्रदान किया है। In modern democracy there are different forms of the power sharing. वर्तमान जो डेमोक्रेसी का जो हम स्वरूप इस दुनिया में देख रहे हैं वह अलग अलग रूप में हमारे सामने उभर कर आ रहा है। अगर हम अपने पड़ोसी देश नेपाल की बात करते हैं, नेपाल में भी राजतंत्र की व्यवस्था को खत्म करके वहां प्रजातंत्र डेमोक्रेसी अपनाई गई थी, लेकिन
वहां भी भारत के जो वैसे प्रवासी माइग्रेटेड पीपल जिसको मधेसी कहा गया, वहां पर उनके साथ दुराचार हुआ, अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में उनको जगह नहीं दी गई, एजुकेशन में उनको जगह नहीं दी गई, अच्छी व्यवसाय करने में उनको सहायता नहीं की गई, जिसके कारण मधेसियों का आंदोलन हुआ और नेपाल कुछ समय तक के लिए जलने लगा था। इसका मतलब यह हुआ कि जहां इस तरह का भेदभाव होगा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को लेकर, अस्थायी और अस्थायी वाले को लेकर, वहां कदापि डेमोक्रेसी 100% सफल नहीं हो सकता है। उसके अलावा हम पाकिस्तान की बात करते हैं। मियां भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो, जो बहुत दिनों तक घर में रहने के बाद काफी साहस जुटाकर पाकिस्तान को एक नया रूप देने के लिए और डेमोक्रेटिक मजबूत बनाने के लिए आई थी, लेकिन वो अपने रेजिडेंस तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि पाकिस्तान के टेररिस्ट पहले अनाउंस कर चुके थे कि वह एरोड्रोम तक तो आ सकती हैं, लेकिन अपने रेजिडेंस नहीं जा सकती हैं, और रास्ते में ही उनकी हत्या कर दी गई। तो कहने के लिए वहां भी डेमोक्रेसी अपनाया गया, लेकिन वहां डेमोक्रेसी से रिलेटेड एक भी वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पैरेलल गवर्नमेंट चलती है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, दूसरा टेररिस्ट गवर्नमेंट है, चौथा वहां सेना की सरकार है। कुल मिलाकर हम यह कहें कि जब तक डेमोक्रेसी के अंतर्गत शिक्षा का प्रादुर्भाव नहीं होगा, लोग एजुकेटेड नहीं होंगे और डेमोक्रेटिक कंट्री का स्पष्ट लाभ यदि सभी देशों को समझ में जब तक नहीं आएगा, तब तक वहां डेमोक्रेसी मजबूत नहीं हो सकता है। अभी बहुत हद तक हम यह कह रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत, जहां पर डेमोक्रेसी सबसे मजबूत है, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर भारत में जो घटनाएं घटी है वह तार करने वाली घटनाएं हैं। और आगे जो भी देश जो अपने राजतांत्रिक व्यवस्था, नौकरशाही व्यवस्था, लाल फीताशाही व्यवस्था से निकलकर अगर डेमोक्रेसी में आना भी चाह रहे थे, लेकिन भारत की पिछले 2 साल की स्थिति को देखते हुए वह भी अपने इरादा को बदल सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में बोलने की स्वतंत्रता है, अपना विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, लेकिन वह विचार व्यवहारिक होना चाहिए और आज के परिवेश में होना चाहिए, आज के परिदेश में होना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वह डेमोक्रेसी आज के लिए प्रासंगिक नहीं है। लास्ट, चेक एंड बैलेंस, इस पर हमने चर्चा कर दिया है कि चेक और बैलेंस में जो यूनिट जिसकी नियुक्ति करता है वही नियुक्त व्यक्ति अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेक करता है, इसी को हम लोग चेक एंड बैलेंस कहते हैं। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट की हमने चर्चा कर दी है। पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आ गई, पावर शेयरिंग इन सोशल ग्रुप। बिल्कुल सोशल ग्रुप में पावर शेयरिंग होना चाहिए। इसी के तहत आज महिलाओं के लिए 33% संसद में सीट रिजर्व करने की बात आ रही है, लेकिन कोई भी सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ी है, जबकि पंचायती राज में 50% सीट रिजर्व कर दिए गए हैं। तो एक जगह जहां यह सफलता की ओर है, वहीं दूसरी जगह विफलता को भी देखना पड़ रहा है। इसके अलावा जो चुनाव क्षेत्र है, कंस्टिट्यूएंसी है, उस कंस्टिट्यूएंसी में एंग्लो इंडियन के लिए उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए सीट निश्चित कर दिया गया है, ट्रांसजेंडर के लिए सीट निश्चित कर दिया गया है, उसके अलावा एससी के लिए सीट रिजर्व कर दिया गया है, एसटी के लिए सीट रिजर्व कर दिया गया है। लेकिन अब हम लोगों को चर्चा यह करनी है कि क्या जो सीट रिजर्व है वह इनफ है या इसमें और कुछ सुधार करने की जरूरत है। यह एक बड़ी चर्चा का विषय है और इस पर फिर कभी हम लोग किसी दिन नेक्स्ट क्लास में कभी चर्चा कर लेंगे। इस पर विशेष चर्चा की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल हम यही कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान की व्यवस्था है हमारे सोशल ग्रुप की, उसमें पावर शेयरिंग अवश्य होना चाहिए। हमारे समाज में मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं। मार्जिनलाइज्ड लोग हम किसको कहेंगे? क्या केवल वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मार्जिनलाइज्ड कहेंगे? वीकर सेक्शन का अभिप्राय क्या पॉवर्टी से है या फिर सोशल स्टेटस से है? इन सभी चीजों पर भी हम आपका ध्यान यहाँ खींचना चाहेंगे कि हमारे ही परिवार में जो बच्चे हैं वह मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में आते हैं। बच्चे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में इसलिए आते हैं क्योंकि जो छोटे बच्चे अगर कोई काम घर का करते हैं
उनके अभिभावक के द्वारा तुरंत उनको डांट दी जाती है कि अभी बहुत छोटे हो, तुमने ऐसा क्यों किया। और जब कुछ इम्पोर्टेंट काम करना होता है तो उसी बच्चे को वहीं पेरेंट्स कहते हैं कि अब तो तुम बड़े हो गए, यह काम तुमने क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि वह छोटे हैं या बड़े हैं। दूसरा, जिन बच्चों को स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का एज होना चाहिए उसमें वह होटल में काम कर रहे हैं, इसके लिए नियम बनाए गए हैं। महिलाएं घर में भी असुरक्षित है और घर से बाहर निकलने की बात तो कुछ तो दूर है, इनके लिए भी प्रोविजन दिया गया है। ओल्ड एजर्स, ये भी हमारे समाज के लिए एक बोझ जैसा अभी प्रतीत हो रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल आदेश में यह कहा कि जो पुत्र अपने माता पिता की अनदेखी करता है, माता पिता चाहे तो उसको घर से बाहर निकाल सकता है। ये सब जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लोग हैं, इन लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा, हमारे सोशल इंस्टीट्यूट के द्वारा तरह तरह से प्रोटेक्शन मिल रहा है। और ये इन लोगों को भी अब लग रहा है कि नहीं, हम इस समाज के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और हमारा इम्पोर्टेंस है और हमारे लिए सरकार कुछ कर रही है और हमें भी अपने परिवार और देश के लिए कुछ करना चाहिए। इसके बाद कोलेशन गवर्नमेंट, यह परिपाटी पिछले लगभग 20 साल से आई है, कोलेशन की सरकार। क्योंकि जैसे जैसे जनता शिक्षित होगी वह धर्म, जाति, संप्रदाय से अलग हटकर अपने प्रतिनिधि के चुनाव करने की बात सोचेगी। ऐसे में सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिलेगी। फिर इन पार्टियों के लिए दो ही विकल्प है कि बिफोर इलेक्शन कोलाइड होंगे या आफ्टर इलेक्शन कोलाइड होंगे। तो कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो बिफोर इलेक्शन कोलाइड होते हैं और उस कोलेशन के बाद भी यदि बात नहीं बनती है तो आफ्टर इलेक्शन प्रतिनिधियों की गणना कर अगर कुछ तोड़ जोड़ की राजनीति करने की बात आती है तो दूसरे पार्टी के साथ कोलेशन कर सरकार बनाते हैं। और उनका भी व्यू यही होता है कि यदि यह सत्ता दूसरे के हाथ में चली गई तो जो सोचकर हम सरकार बनाए हैं और जनता के लिए जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोलेशन की सरकार बनाकर हम जनता के हित में अधिक से अधिक काम कर सकते हैं। यही आज का समराइज था इस चैप्टर का। अब इस चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वेट करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चन भी रहेंगे, लेकिन दैट इज नॉट एनफ। यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी पैराग्राफ फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड आल्सो एराइज important question from important point and try to write the answer of that point. Thank you.